हेलो बच्चा गैंग, क्या हाल चाल। एक नंबर सर। और आपके सामने हाजिर हैं आपके गब्बर सर। तो गब्बर सर आए हैं, यानी कि आपके ऋषभ त्यागी सर आए हैं रैपिड सीरीज में CSXG वालों बच्चों का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के कुछ ऐसे बेहतरीन MCQ करवाने वाला हूं आज, जो आपको हो सकता है आपके पेपर में देखने को मिले। और हो सकता है आपके कुछ ऐसे कंसेप्ट भी आज मैं क्लियर करवा दूं जिनमें आपको थोड़ा बहुत रहा हो डाउट, और उसको हम कर देंगे पहली बॉल पे आउट। वाजी वाह, वाजी वाह। हमने तो दिव्य सर की तरह आपके प्यारे बढ़िया सी कॉमेडी कर दी। हालांकि फिलहाल आजकल वो बहुत कॉमेडी कर रहे हैं, लेकिन चलिए स्टार्ट करते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का रैपिड सीरीज का लेक्चर। आपका फर्स्ट है और इसमें मैं बहुत अच्छे अच्छे MCQs कवर करने वाला हूं और कुछ ऐसी चीजें भी कराने वाला हूं जो आपके हो सकता है चैप्टर में आपको देखने को मिली हो सकता है इस PDF में ना हो। उनकी बातें भी मैं आपको साथ साथ बताया करूंगा। पहली चीज, इस MCQ को करवाने का पर्पस ये नहीं है कि आओ टिक करो और जाओ। इसका मतलब ये है कि यहां पर जो मैं MCQ करवाऊंगा उसको मैं डिटेल में समझाऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, वाई दिस कोलावरी दी। चलिए स्टार्ट करते हैं और रंग चेंज कर लेते हैं, क्योंकि आजकल इंसान भी रंग चेंज कर रहे हैं। एक कंपनी हमारी जो होती है उसके कुछ फीचर्स होते हैं। तो आपसे वही पूछा है कि कंपनी क्या है। क्या कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है? सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है कंपनी अलग और कंपनी के मालिक अलग। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है कि कंपनी एक हमारे लॉ के द्वारा बनाई गई है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। अगर कंपनी ने कुछ गलत किया तो कंपनी जिम्मेदार है, लोगों ने कुछ गलत किया तो लोग जिम्मेदार हैं। जैसे आपने देखा होगा, हम क्लास 11th में एक एंट्री पास करते थे अकाउंट्स में, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। मंजे अगर मालिक बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, तुम मालिक हो, तुम पैसा लगा रहे हो, लेकिन हम इसको एक कैपिटल मान के चलते हैं, यानी कि एक इंटरनल लायबिलिटी मान के चलते हैं। तो ऐसा होता है, ये बात सही कह रहा है। दूसरा है, क्या कंपनी एक परपीचुअल सक्सेशन है? परपीचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है? परपीचुअल सक्सेशन का मतलब है मेंबर में गम, मेंबर में गो, कंपनी गोज फॉर एवर। यानी कि लोग आएंगे, लोग जाएंगे, लोग लुढ़क जाएंगे, लेकिन कंपनी पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों सर? आपने सुना होगा शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं वो कंपनी के कौन होते हैं? मालिक होते हैं। हाँ सर, मालिक होते हैं। मान लीजिए मेरी कंपनी के शेयर ले रखे हैं 10 से 20 लोगों ने। हाँ, अब खुदा ना खास्ता और उनको कुछ हो गया, वो बेचारे मर गए। उनके मरने से क्या मेरी कंपनी पर कोई असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। ओनर्स के मर जाने से कंपनी पर कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। इसको हम कहते हैं परपीचुअल सक्सेशन, ये भी इसका पार्ट होता है। लिमिटेड लायबिलिटी, आपने दो टर्म पढ़े थे, एक लिमिटेड लायबिलिटी और एक अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि अगर आपके बिजनेस में कर्जा आ गया और आपके बिजनेस में जितने का कर्जा आया है, जितने की लायबिलिटी आई है, उतना पैसा तो आपके पास है ही नहीं, तो उसको चुकाने के लिए आपको अपने घर से भी पैसा लाना पड़ता था। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, यहां पर लायबिलिटी लिमिटेड अमाउंट तक रहती है। तो सर ये सेपरेट लीगल एंटिटी भी सही है, ये परपीचुअल एग्जिस्टेंस भी सही है, ये लिमिटेड लायबिलिटी भी सही है, यानी इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? भाई देखो, हम कंपनी के शेयर आपको दे रहे हैं, बदले में आपसे पैसा ले रहे हैं, और उसके साथ साथ हम आपको मालिकाना हक भी दे रहे हैं। मालिकाना हक यानी कि आपको ओनर्स बना रहे हैं पगले, आपको मालिक बना रहे हैं। अच्छा, तो क्या शेयर होल्डर कंपनी के कस्टमर्स हैं? नहीं सर। क्या शेयर होल्डर्स कंपनी के ओनर्स हैं? हाँ सर, अभी आपने कहा तो था, यानी शेयर होल्डर्स कंपनी के ओनर्स हैं।
क्या शेयर होल्डर क्रेडिटर है? नहीं, शेयर होल्डर क्रेडिटर नहीं होते, डिबेंचर्स होल्डर क्रेडिटर्स होते हैं। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिनसे हमको पैसा देना है, जिनको हमको अमाउंट पेड करना है। तो भाई शेयर होल्डर्स हमारी कंपनी क्या है? मालिक है। तो इसका आंसर क्या होगा? शेयर होल्डर आर ओनर्स ऑफ द कंपनी। चलिए, हु आर द रियल ओनर ऑफ अ कंपनी? कंपनी का असली मालिक कौन होता है? टाइप्स ऑफ, जब हम शेयर देख रहे थे वहां पर हम देख रहे थे इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। देखो दो लोग होते हैं हमारे पास, एक होता है हमारा इक्विटी और एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स। मुझे बताओ, आपका जो घर है, घर में दो लोग हैं, एक बेटा है और एक दामाद है। बेटा है और एक दामाद है। चलो बेटा मान ले, मैं बेटा बन जाता हूं, ठीक है, दामाद कोई और है, ठीक है। एक घर का मैं बेटा हूं और एक दामाद है। मुझे बताओ सबसे ज्यादा खातिरदारी, सबसे ज्यादा पूछ किसकी करी जाएगी? दामाद की। सबसे पहले नमकीन बिस्किट किसको दिए जाएंगे? दामाद को। पहले पूछ किसको करी जाएगी? दामाद को। लेकिन कंपनी का, घर का असली मालिक कौन है? सामान जब बच जाएगा तो कौन खा लेगा? कौन? बेटा। यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स हमारी कंपनी के मेन मालिक होते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम फिक्स रेट से डिविडेंड देते हैं। तो रियल ओनर की बात करी जाए तो हु आर द रियल ओनर्स ऑफ अ कंपनी? सर, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ अ कंपनी। अ कंपनी इज क्रिएटेड बाय, कंपनी कैसे क्रिएट करी जाएगी? कंपनी हमारी क्या पार्लियामेंट में किसी एक्ट को करने के बाद क्रिएट करी जाएगी या कंपनीज एक्ट के हिसाब से क्रिएट करी जाएगी? कंपनी हमारी कंपनीज एक्ट 2013 को फॉलो करते हुए बनती है। हाँ जी, नेक्स्ट, एक आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, कानून के द्वारा एक आर्टिफिशियल पर्सन बनाया गया है। सर ये आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या होता है? हम नेचुरल पर्सन है, नेचर के द्वारा बने हैं, आर्टिफिशियल लॉ के द्वारा बना है। हम जो भी राइट इस्तेमाल करते हैं, हम जो भी बेनिफिट को उठाते हैं, ऐसा ही हमारी कंपनी भी उठा रही है। मंजे सर समझ नहीं आया मेरे को। आपने मैचेस दे रखे हो, आपने क्रिकेट के मैचेस दे रखे हो, वहां अगर मान लो कोई कंपनी मैच को स्पॉन्सर कर रही है तो वहां की ट्रॉफी पर कंपनी का नाम होता है, मैन ऑफ द मैच पर कंपनी का नाम होता है। आपने कभी देखा हो वो एक शो आता है ना जिसमें घर में सब लड़ते रहते हैं, तो इसकी स्टार्टिंग कैसे हो? दिस शो इज स्पॉन्सर्ड बाय फलाना ढिंकाना धूमताना धिनताना। ये कौन है? स्पॉन्सर्स हैं। आपको इनकी कंपनी के मालिक का नाम नहीं दिखाई देगा, आपको इनकी कंपनी का नाम दिखाई देगा। तो उसी को हम कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन, यानी कि कानून के द्वारा बनाया गया है और कानून के द्वारा ही इसको खत्म किया जा सकता है और ये सारे राइट वैसे ही एंजॉय करता है जैसे नेचुरल पर्सन एंजॉय करता है। तो आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, उसको हम कहते हैं कौन? कंपनी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। लायबिलिटी ऑफ अ मेंबर इन अ कंपनी इज, मैंने आपको दो चीजें बताई थी, लिमिटेड लायबिलिटी और अनलिमिटेड लायबिलिटी। हमारी कंपनी में जो लायबिलिटी होती है वो होती है लिमिटेड, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी। तो इसका आंसर होगा लिमिटेड लायबिलिटी। नेक्स्ट, लायबिलिटी ऑफ अ शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू, आपने कंपनी से 20 रुपए का शेयर खरीदा है और आप कंपनी को 14 रुपए पे कर चुके हो। आपने कंपनी से 20 रुपए का शेयर खरीदा है और आप कंपनी को 14 रुपए पेड कर चुके हो। अब और कितना पैसा आपको देना बाकी है? सर 6 रुपए। और कितना पैसा देना बाकी है? अभी आपको 6 रुपए देना बाकी है। तो ये जो वैल्यू है फेस वैल्यू है, मतलब कि अगर आपके पास 10 रुपए का नोट है तो उस कागज के टुकड़े की फेस वैल्यू क्या है? 10 रुपए। आपके पास जो शेयर है उसकी वैल्यू क्या थी? फेस वैल्यू 20 रुपए। आपने कितना पैसा दे दिया? 14 रुपए। अब और कितना देना है? 6 रुपए। यानी कि लायबिलिटी ऑफ अ शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू, कहां तक सीमित है? उसकी फेस वैल्यू तक, उससे ज्यादा का हमें पेमेंट नहीं करना है। आगे देखते हैं।
मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन अ प्राइवेट कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं? 200। एक प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं? 200 हो सकते हैं। कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इन यूनिट विच इज कॉल्ड, कंपनी की जो कैपिटल होती है, कंपनी की जो पूंजी होती है, उसको छोटे 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 टुकड़ों में जब काटा जाता है, टुकड़ों में जब बांट दिया जाता है, उसको हम कहते हैं शेयर्स। तो यहां पर कंपनी की कैपिटल को जब स्मॉल यूनिट्स में काट दिया जाएगा तो वो हमारे क्या बन जाएंगे? शेयर बन जाएंगे, हिस्सा। शेयर होल्डर रिसीव फ्रॉम द कंपनीज, अब शेयर होल्डर्स को कंपनी से क्या मिलता है? इंटरेस्ट नहीं मिलती, इंटरेस्ट तो डिबेंचर होल्डर्स को मिलती है। दल्ले तो है नहीं, ये कमीशन मिलेगा। यहां मिलता है क्या? डिविडेंड। जब कंपनी को फायदा होता है, कंपनी अच्छी चल रही होती है या नहीं भी चल रही होती है, वो डिविडेंड देती है। आपने इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड सुना होगा, साल के बीच में दे रही है तो वो इंटरिम डिविडेंड है। इक्विटी शेयर्स कैन नॉट बी इशूड फॉर द पर्पस, इक्विटी शेयर्स इस पर्पस से आप इशू नहीं कर सकते। किस पर्पस से? कैश रिसीप्ट के लिए कर सकते हो, एसेट्स को परचेज करने के बदले इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हो। आपने वो क्वेश्चन देखे थे परचेज कंसीडरेशन वाले, जहां पर हम किसी के एसेट्स को खरीद रहे थे, बदले में शेयर्स दे रखे थे। डिवेंचर्स का पेमेंट करने के लिए इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं, लेकिन डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इक्विटी शेयर आप इशू नहीं कर सकते। यानी कि इक्विटी शेयर कैन नॉट बी इशूड फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इक्विटी शेयर आप इशू नहीं कर सकते। नेक्स्ट, अ कंपनी में इशू, कंपनी किस किस टाइप के शेयर इशू कर सकती है? देखो, इक्विटी है हमारा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, प्रेफरेंस में भी टाइप होते हैं, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, ठीक है ना, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, ये हमारे टाइप्स के शेयर होल्डर्स होते हैं। तो कंपनी इक्विटी शेयर भी इशू कर सकती है, प्रेफरेंस भी कर सकती है, यानी दोनों कर सकती है। तो इसका आंसर होगा हमारा सी, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर बोथ। कंपनी कैन नॉट इशू, कंपनी क्या इशू नहीं कर सकती? कंपनी रिडीमेबल इक्विटी शेयर को इशू नहीं कर सकती, कंपनी रिडीमेबल इक्विटी शेयर को इशू नहीं कर सकती। अब रिडीमेबल का मतलब क्या होता है सर? रिडीमेबल का मतलब होता है पेमेंट करना। जब आप शेयर्स को इशू करते हो, प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करते हो, डिवेंचर्स को इशू करते हो, तो हमें इनका पेमेंट करना पड़ता है, और पेमेंट करना पड़ता है उसे हम बोलते हैं रिडेम्पशन, ठीक है। टू होम डिविडेंड इज गिवन एट अ फिक्स रेट इन अ कंपनी, कंपनी ने फिक्स रेट से डिविडेंड देना होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, और अगर पैसा आएगा, फायदा होगा, तो हमें डिविडेंड दिया जाएगा, वरना नहीं दिया जाएगा। वो होता है इक्विटी शेयर वाला। यानी यहां पर आपसे कह रहा है टू होम डिविडेंड इज गिवन एट अ फिक्स रेट इन अ कंपनी, कंपनी में फिक्स रेट से डिविडेंड किसे दिया जाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। किसे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव, उन्हें प्रेफरेंस शेयर्स को सिर्फ डिविडेंड का अधिकार होता है? क्या प्रेफरेंस शेयर्स के पास राइट होता है मैनेजमेंट का? क्या प्रेफरेंशियल राइट होते हैं रीपेमेंट का कैपिटल जब हमारी कंपनी का लिक्विडेशन यानी कंपनी बंद हो रही होगी? क्या प्रेफरेंस शेयर्स के पास राइट होता है डिविडेंड का और रीपेमेंट का जब हमारी कंपनी बंद हो रही होगी? देखो, इसका आंसर होगा डी। हमारी जब कंपनी बंद हो रही होगी तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी मिलेगा और उनकी कैपिटल का रीपेमेंट भी किया जाएगा। मजा आ रहा है सर क्वेश्चन करने में? चलिए अब ध्यान से समझना। द शेयर्स ऑन विच देयर इज नो एनी प्रीफिक्स रेट ऑफ डिविडेंड इज डिसाइडेड, ऐसे शेयर्स होल्डर्स जिन पर कोई भी पहले से फिक्स रेट से डिविडेंड डिसाइड नहीं हुआ है, पैसा आएगा मिलेगा, ज्यादा आएगा ज्यादा मिलेगा, कम आएगा कम मिलेगा, लेकिन मिलेगा मिलेगा, ऐसे को हम क्या कहते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर।
कौन होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर। अब सर ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इनके बारे में भी समझा दो। नन क्यूमुलेटिव और क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का ही एक पार्ट होता है। क्यूमुलेटिव हमारे होते हैं जो बहुत ही नालायक होते हैं। ये नालायक क्यों है सर? इस साल का आपने डिविडेंड नहीं दिया या किसी कारण की वजह से देना भूल गए या आपने नहीं दिया, अगली साल जब आएगी तो पिछली साल का जो डिविडेंड रह गया है वो भी देना पड़ेगा और उस साल का डिविडेंड भी देना पड़ेगा। ये बहुत ही नालायक होते हैं, ये नहीं मानेंगे साहब। कौन? क्यूमुलेटिव। और जो मान जाएंगे वो नन क्यूमुलेटिव, यानी रुका हुआ जो डिविडेंड जिसको चाहिए चाहिए वो नालायक है, नहीं मानेंगे क्यूमुलेटिव। और जो कहेंगे चलो ठीक है नहीं दिया छोड़ो अभी का दे देना, वो हमारे नन क्यूमुलेटिव। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन का फिलहाल आंसर है हमारा इक्विटी शेयर्स। नेक्स्ट, अ कंपनी में इशू द शेयर। कंपनी अपने शेयर्स को प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है, पब्लिक को कर सकती है, कंसीडरेशन अदर देन कैश कर सकती है। तो यानी कि इसका आंसर होगा डूइंग ऑल ऑफ दीज या ऑल ऑफ द अबव। पब्लिक सब्सक्रिप्शन जो होता है उसमें क्या क्या होता है? पब्लिक को चिल्ला चिल्ला के बोला जाता है कि शेयर्स ले लो, शेयर्स ले लो, यानी कि उसमें प्रोस्पेक्टस भी इशू होता है, एप्लीकेशन भी रिसीव होती है, अलॉटमेंट भी किया जाता है, यानी इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट, इशू ऑफ शेयर्स एट अ प्राइस लोअर देन इट्स फेस वैल्यू। 10 रुपए का शेयर का फेस वैल्यू है, आप 8 रुपए में दे रहे हो, कम में दे रहे हो मतलब डिस्काउंट है, ज्यादा में दे रहे होते तो प्रीमियम है। तो इशूड एट अ डिस्काउंट, इसका आंसर होगा सी। अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइंस, सेबी हमसे कहती है जब आप शेयर्स इशू करोगे, आपने शेयर इशू करा, बढ़िया बात, ताली बजाओ, आपने शेयर को इशू कर दिया, लेकिन जितना आपने शेयर को इशू करा है अगर उसका 90% सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ, क्या बोला मैंने? जितना आपने शेयर इशू करा है अगर उसका 90% सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ तो आपको सारा का सारा पेमेंट वापस करना पड़ेगा विद इन 1 मंथ। और अगर 1 महीना भी निकल गया तो भाई साहब ब्याज देनी पड़ेगी आपको विद इंटरेस्ट। तो इसके लिए आपने सुना था कि कंपनी ने अंडरराइटर्स अपने पास बैठाए थे। तो क्या होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन? 90%। तो इसका आंसर होगा सी, 90%। नेक्स्ट, पर्सन हु स्टार्ट अ कंपनी आर कॉल्ड। वो इंसान जो कंपनी को स्टार्ट करता है, जो कंपनी का प्रचार करता है, जो कंपनी के पास आइडिया लेके आता है, जो कंपनी के पास सजेशन लेके आता है, वो होता है प्रमोटर। तो वो इंसान जो कंपनी को स्टार्ट करता है क्या कहते हैं हम उसे? प्रमोटर। प्रमोटर, मोटर। मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट जो मैंने बताया था 90%, वो किसका होना चाहिए? ऑथोराइज का, इशू का या सब्सक्राइब का? सर इशूड का। अब ऑथोराइज क्या होता है? कंपनी जब अपना एमओए लिख रही होती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसमें जो कैपिटल क्लॉज होता है उसमें वो लिखती है ऑथोराइज कैपिटल, यानी कि हम मार्केट में मैक्सिमम इतने रुपए के शेयर्स निकालेंगे। टोटल हमें जरूरत कितने की पड़ी? इशूड है, तो हमें 90% जो होता है वो इशूड कैपिटल का पार्ट होता है। आगे बढ़े, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज द नेचर ऑफ। जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है उसका नेचर कैसा होता है? पर्सनल अकाउंट होता है। क्या? पर्सनल अकाउंट होता है, यानी कि बी। अब ये देखिए क्वेश्चन काफी अच्छा है। वेंडर्स जो थे उनको आपने 1,25,000 रुपए के शेयर दिए हैं और उनसे आपने 1,50,000 के एसेट्स लिए हैं। आपने उनसे एसेट्स लिए 1.5 लाख के और उनको शेयर दिए 1,25,000। ये आपने 25,000 रुपए कम दिए हैं। ऐसे केस में यहां पर हमारा काम करता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। जब भी आप किसी की एसेट्स ले लो और उसकी वैल्यू ज्यादा हो और उसके बदले में जो आप उसे दे रहे हो शेयर्स उसकी वैल्यू कम हो, तो इसका मतलब है आपने सिक्योरिटी प्रीमियम पर शेयर्स को दिया है। नेक्स्ट, इशू ऑफ शेयर एट अ प्राइस हायर देन इट्स फेस वैल्यू।
अभी जब फेस वैल्यू से प्राइस कम था तो शेयर को इशू करा जा रहा था डिस्काउंट पर। अब फेस वैल्यू से प्राइस ज्यादा है तो शेयर्स को इशू करा जा रहा है किस पर? प्रीमियम पर, यानी इसका आंसर होगा प्रीमियम। नेक्स्ट, ऑन इशू ऑफ शेयर्स प्रीमियम इज, जब हम शेयर्स को प्रीमियम पर इशू करते हैं तो वो एक तरीके का हमारा कैपिटल प्रॉफिट कहलाता है। अब ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अनीस लिमिटेड ने इशू करे हैं प्रोस्पेक्टस, कितने के? 2000 शेयर्स के, और एप्लीकेशन आई है 3000, यानी 1000 ज्यादा आ गई। प्रो राटा जो हुआ है वो किया है 2400 शेयर्स का, यानी 600 शेयर्स को वापस कर दिया। इफ ध्रुव हैज बीन अलॉटेड 40 शेयर्स, हाउ मेनी शेयर बी मस्ट हैव अप्लाइड फॉर। देखो अलॉटेड का मतलब कम हुए और अप्लाइड का मतलब ज्यादा, तो अब हमें ज्यादा वाली वैल्यू को निकालना है, तो ज्यादा वाली वैल्यू को ऊपर रखेंगे। प्रोराटा कितने से हुआ? 2400 से। 2400 वालों को शेयर कितने दिए? 2000। इसको पहले क्लियर कर लेता हूं। प्रोराटा कितने से हुआ? 2400 से। 2400 वालों को शेयर कितने दिए? 2000 इनटू कितना था? 40। 0 0 2 1 0 0 2 1 5 0, हाँ जी, 5 4 जा 20, फिर अगेन इट कैरी 40, यानी कि उसने 40 शेयर अलॉट हुए हैं, उसने मांगे थे 48, तो इसका आंसर आ जाएगा सी 48। नेक्स्ट, अगेन अच्छा क्वेश्चन है। एक कंपनी ने इशू करे 4000 इक्विटी शेयर्स 10 ईच, और आपको वैल्यू दे रखी है। कंपनी के पास एप्लीकेशन आई 10,000 शेयर, यानी 6000 शेयर ज्यादा मांग लिए। अलॉटमेंट वॉज मेड प्रोराटा, ठीक है। हाउ मच अमाउंट विल बी रिसीव्ड इन कैश ऑन अलॉटमेंट। देखो बेटा, यहां पर 6000 शेयर का पैसा ज्यादा आ गया, किस पर? किस पर? एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन कितने का है? 3 का है, तो एप्लीकेशन जब 3 का है तो हमारा 6000 इंटू 3 अगर मैं करूंगा तो कितना हो जाएगा? 18000, यानी कि मेरे पास 18000 रुपए ज्यादा आ गए, ठीक है। अब अलॉटमेंट पर एक्चुअल पैसा कितना आना था? अलॉटमेंट है हमारा 4000, 4000 इंटू 4000 इंटू कितना आ गया? 4000 इंटू 3 एप्लीकेशन 2 का अलॉटमेंट, 4000 इंटू 2 8000। आपने 18000 रुपए पहले से ही दे दिए हैं और 8000 रुपए आपके पास अलॉटमेंट पर आना था, तो क्या कुछ आएगा? नहीं आएगा सर इस केस में, वो पहले से ही हमारा वो चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन अच्छा क्वेश्चन है। 5000 इक्विटी शेयर्स थे, 100 ईच एट पार, 40 एप्लीकेशन, 50 अलॉटमेंट और 10 पे कॉल थी। अब शेयर आए 8000, यानी कितने ज्यादा आ गए? 3000 ज्यादा आ गए। अब इस पर भी प्रोराटा किया गया है, तो देखो 3000 शेयर ज्यादा आ गए और एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन 40 की, तो ये हमारा हो जाएगा 1,20,000। 1,20,000 रुपए ज्यादा आ गए। अब 5000 इंटू 50, 5000 इंटू 50, यानी कि अलॉटमेंट पर आने थे 2.5 लाख, 2.5 लाख रुपए आने थे और पहले से आपने 1,20,000 एडवांस में दे दिए हैं, वो एडजस्ट करा है, यानी माइनस करोगे तो अब कितना पैसा आना है? 1,30,000, यानी अलॉटमेंट पर कितना पैसा मिलेगा? 1,30,000 रुपए। नेक्स्ट, अ कंपनी परचेज अ बिल्डिंग फॉर 3,60,000। जब आपने बिल्डिंग को खरीदा, जब आपने बिल्डिंग को खरीदा तो आप क्या करोगे? आपने जब बिल्डिंग को खरीदा, एंट्री क्या होगी? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। क्या यहां पर वेंडर का नाम दे रखा है? नहीं दे रखा। अब आपसे पूछा गया है अगर आपने पेमेंट 20% प्रीमियम के साथ किया है, प्रीमियम के साथ किया है, तो इस क्वेश्चन में क्या होगा? यहां आपसे पूछा है सेम, अच्छा ये मिसिंग क्वेश्चन है, सी डी, 2 ऑप्शन और थे, चलो कोई नहीं। अब मैं आपको बता दे रहा हूं यहां पर आप एंट्री कैसे करेंगे। यहां पर जो पहली एंट्री होगी वो तो होगी बेटा एसेट्स खरीदने की, यानी कि बिल्डिंग, बिल्डिंग
अकाउंट DR टू वेंडर अकाउंट। हमने एसेट्स खरीदी है कितने की? 3,60,000 की। तो 3,60,000 यहां और 3,60,000 यहां। ये तो हमने क्या करा? एसेट्स खरीदी। अब हमने इनका पेमेंट करा, तो दूसरी एंट्री क्या होगी? वेंडर DR टू शेयर कैपिटल, वेंडर DR टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब यहां अमाउंट कितना आएगा सर? 3,60,000 था, जिस पर प्रीमियम कितना है? प्रीमियम है 20%। अब यहां पर आपको देखो फेस वैल्यू नहीं दे रखी है, तो मैं मान के चलता हूं कि यहां पर आपको सिंपल निकालना पड़ेगा 3,60,000 का 20% अलॉट करने के बाद, और जो पैसा आएगा वो हमारा चला जाएगा प्रीमियम में। ऐसे केस में आप डायरेक्ट इसका 20% निकाल दो, 3,60,000 का 20%। ऐसा करेंगे नहीं सर, हम कैसा करेंगे? हम मान के चलेंगे कि हमारी जो फेस वैल्यू है 100 ले लेते हैं, और 100 का 20% यानी कि 120। 120 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 3,000, और 3,000 को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 3,00,000। यानी कि प्रीमियम कितने का हो गया? 60,000 का, और वैल्यू कितने की हो गई? 30,000। यानी ये वाला जो आंसर है वो हमारा सही है। नेक्स्ट देखिए, कंपनी ने बिल्डिंग परचेस करी है दोबारा 1,20,000 की, सॉरी 12 लाख की, जिसमें से 2 लाख रुपए दे दिए। अब कितने बचे? 10 लाख बचे। बैलेंस अमाउंट वॉज पेड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट 25% प्रीमियम। हाउ मेनी शेयर विल बी इशू बाय द कंपनी? देखो 10 लाख के शेयर्स को हमने 10 का 25% यानी 12.5। अब इससे आप डिवाइड कर दो, तो अगर आप पॉइंट हटाओगे 0 बन जाएगा। तो पहले हम काट देते हैं 25 से। 25 4 0 0 0 0 0, ठीक है। 25 5 जा 25। अब 5 से काट दो, 5 1 जा 5, 5 8 जा 0 0 0 0। यानी कि कितने शेयर्स आ गए? 80,000 शेयर्स। 80,000 शेयर्स हमने उन्हें दिए। कितने? 80। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, 80,000 शेयर्स। नेक्स्ट करते हैं। ए लिमिटेड है जिन्होंने 2,000 शेयर फॉरफिट करे 10 ईच फुली कॉल्ड अप। नन पेमेंट था फाइनल कॉल का 2, यानी कि 2 का पेमेंट कर दिया। कितने का पेमेंट नहीं करा? 8 का नहीं करा। तो फॉरफिचर में कितना गया होगा? जो पेमेंट कर दिया वही तो गया होगा, यानी 16,000। अब आपसे कह रहा है 1200 ऑफ दी शेयर वर रीइश्यूड एट प्रीमियम। क्या उतने ही शेयर रीइश्यूड हुए हैं जितने फॉरफिट हुए थे? नहीं सर। तो इसमें फॉर्मूला लगेगा, ये अमाउंट जो प्रॉफिट का है वो अपॉन नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड। अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 0 0 0, 2 1 जा 0, 2 6 जा, फिर अगेन 2 3 जा 2 5 जा, ठीक है। अब यहां पर हम देखते हैं क्या 5 से ये कट रहा है। ये 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 1 कैरी 2 जा 10, 0 0। तो 3200 इंटू 3 करेंगे तो ये आ गया 9,600। 9,600 ये है। 1200 इंटू 3 का डिस्काउंट यहां पर मिल रहा है 3600 का। तो 9,600 में से 3600 माइनस करोगे तो कैपिटल रिजर्व में जो अमाउंट जाएगा वो जाएगा आपका 6,000 रुपए का। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन भाई ऐसा ही क्वेश्चन है आपका। 150 शेयर्स थे 10 ईच, प्रीमियम पर इशू करा था। नन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल 3 का पेमेंट हमने कर दिया है, सॉरी नहीं किया है। तो कितने का नहीं करा? 3 का पेमेंट नहीं करा, तो कितने का कर दिया? 7 का कर दिया। अब आपसे कह रहा है 150 इंटू 7, तो कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये आपका कितना हो गया? ये आपका हो गया 1,050। अब आपसे कह रहा है 100 शेयर रीइश्यूड हुए हैं, तो दोबारा निकाल लो 1,050 अपॉन 150 इंटू 100। तो 0 0, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 5 0। तो ये आ गया हमारा 700।
तो 700 यहां है और नीचे कुछ नहीं आएगा, तो सेम अमाउंट उठकर आ जाएगा यहां पर, यानी इसका आंसर हो जाएगा 700। नेक्स्ट, अब कुछ डिबेंचर्स के। अब डिबेंचर्स भरने से पहले मैं आपको बता दूं कि ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर्स के वो क्वेश्चन कवर करने हैं जिनमें बेसिक चीजें आपसे पूछी जाने वाली हैं। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होता है, इशूड शेयर कैपिटल क्या होता है, उसके बाद बेसिक एंट्रीज आपको आनी चाहिए, स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होता है, बायबैक कैसे करते हैं, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है ना। अब डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर्स क्या होते हैं, ये हमारे लिए लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, लंबे समय के कर्जे हैं। अब ये ओनर्स नहीं होते, ये क्रेडिटर्स होते हैं कंपनी के। तो डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। हमारी कंपनी कौन होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं। डिबेंचर रिप्रेजेंट द, डिबेंचर हमारे लंबे समय के कर्जे हैं, नन करेंट लायबिलिटी है, डेप्ट है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है हमारे लिए। तो डिबेंचर क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग होते हैं। नेक्स्ट, जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब होता है जहां पर आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो जीरो होती है, क्या जीरो होती है, यानी कि शून्य होती है, जीरो होती है, यानी कि जीरो कूपन बॉन्ड आर इशूड एट जीरो इंटरेस्ट रेट। नेक्स्ट, इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर्स। आपको डिबेंचर पर ब्याज देनी ही देनी पड़ेगी, चाहे कुछ हो, प्रॉफिट हो ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिबेंचर्स पर ब्याज तो देना ही देना पड़ेगा। ये एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। दो चीज होती है, चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ऐसे खर्चे, ऐसे आइटम्स जो आपको पेड करने पड़ेंगे, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, उससे हम कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जो हमारे डिबेंचर की ब्याज है भाई साहब, ये आपको देनी ही देनी पड़ेगी, तो ये एक आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो इसका है अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट, अ डिबेंचर होल्डर इज एंटाइटल्ड टू। डिबेंचर होल्डर को फिक्स रेट से इंटरेस्ट दी जाती है। इसीलिए आपने देखा हो जितने भी हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, जितने भी हमारे डिविडेंड वाले लोग होते हैं, डिबेंचर्स वाले लोग होते हैं, इन डिबेंचर्स पर, इन प्रेफरेंस शेयर से पहले आपको रेट दिखाई दे रखी होगी। वो रेट का मतलब है अगर वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के आगे लगा हुआ है यानी इतना रेट से इसको डिविडेंड मिलेगा, डिबेंचर्स के आगे लगा हुआ है यानी इतना रेट से इनको ब्याज मिलेगा, यानी कि इंटरेस्ट एट द फिक्स रेट। नेक्स्ट, इफ वेंडर आर इशू डिबेंचर 80,000 इन कंसीडरेशन ऑफ नेट एसेट 1,00,000, द बैलेंस ऑफ 20,000 विल बी क्रेडिटेड टू। यहां पर जो लायबिलिटी है वो ज्यादा है कि एसेट ज्यादा है, एसेट ज्यादा है, लायबिलिटी कम है। हमने जब ओपनिंग एंट्री वाला फंडा देख रहे थे वहां पे आप एक एंट्री कर रहे थे, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट, आप ये एंट्री कर रहे थे। अगर लायबिलिटी ज्यादा आ रही थी तो यहां बैलेंस कर रहे थे गुडविल के नाम से, और एसेट ज्यादा आ रही थी तो यहां पर बैलेंस कर रहे थे कैपिटल के नाम से। यहां पर क्या ज्यादा आ रही है, एसेट ज्यादा आ रही है, एसेट ज्यादा आ रही तो बैलेंस किस नाम से करेंगे, कैपिटल रिजर्व के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर देखो लायबिलिटी 4,40,000 की ये है और एक लायबिलिटी 1,00,000 की और है, यानी टोटल लायबिलिटी कितने की हो गई, 5,40,000 की। क्या एसेट्स हमारे पास कम है या ज्यादा है, अगर आप एसेट्स की बात करोगे तो 5,00,000 है, यानी इस केस में लायबिलिटी ज्यादा है और एसेट्स कम है। जब लायबिलिटी ज्यादा होती थी तो हम एसेट्स में क्या डालते थे, गुडविल नाम से उसको बैलेंस करते थे। तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा, गुडविल अकाउंट को बैलेंस किया जाएगा। तो बच्चा लोग, ये आपके कुछ छोटे मोटे बेहतरीन टाइप के मैं एमसीक्यू लेके आया था शेयर्स के और डिबेंचर्स के। अगले पार्ट में मैं कुछ और इसके मिक्सअप प्लस जो आपके इंपोर्टेंट चैप्टर्स हैं जैसे कि कंसोलिडेशन है, आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट है, वहां पर आपके पास रेशियो वाला चैप्टर है, इन क्वेश्चन के कुछ आपके बेहतरीन से एमसीक्यू लेके आने वाला हूं। उम्मीद है आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट या कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं खुद वहां पर आप उसका रिप्लाई दूंगा। तब तक के लिए
थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टाटा, बाय बाय, सी यू, मिस यू, गब्बर आर्मी, गब्बर सर।